लोग कहते हैं वो आया तो इस तरह था, गया तो सिर्फ हाथ में एक डायरी थी। ये बातें सच हैं? ये बात तो ठीक है कि गए तो एक हाथ में एक डायरी थी। डायरी थी। तो आपको अंदाजा था 2018 से पहले कि ये जमात अब गवर्नमेंट में आएगी और इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे? मैंने किसी एक मीटिंग के ख़त्म होने के बाद कुछ रहनुमाओं को गुफ्तगू करते हुए सुना, जिससे ये इंडिकेट हो रहा था कि दे आर कमिंग इनटू पावर। आपको कहीं पे लगता है ये जो जितने लोग बातें करते हैं कि इमरान खान को लाने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, ये इनकी सपोर्ट है? VVIP मूवमेंट हो रही थी, तो इसका मतलब है कोई अहम शख्सियत ही होगी। अहम शख्सियत आई। ARY पे ये इमरान खान साहब की तस्वीर वगैरह क्यों नहीं दिखाते? वज़ीर आज़म हाउस में एक ज़माने में कुछ कलरफुल से कपड़े बांध दिए गए थे। इस तरह की कोई बात कभी सुनी ज़िंदगी में आपने? मैंने देखी। मासूम क्यों है? मैं सीरियस बता रहा हूँ। बिल्कुल इमरान खान साहब से एक दफ़ा क्वेश्चन हुआ था तो उन्होंने ये हिंट दिया था कि ISF से आने वाले लोगों में बड़ा पोटेंशियल है। मैंने तो देखा। आपको लगता है कि वो मुराद सईद के बारे में बात हो? और तो अभी ISF से बहुत ऐसे लोग हैं। फारूक हबीब भी हो सकते हैं। फारूक हबीब भी हो सकते हैं डेफिनेटली। 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी इमरान खान पे या PTI पे आती है? अस्सलाम वालेकुम, फॉरवर्ड शो में खुश आमदीद। मेरे साथ आज जो मेरे मेहमान हैं, ये इनको इस्लामाबाद में इनकी शोहरत फैली और फिर फैलते फैलते पूरे पाकिस्तान में फैल गई। ये इनका नाम अब्दुल कादिर है, पेशे के अतबार से जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने कम उम्री में ही इनको वज़ीर आज़म हाउस की बीट मिलती है। बीट क्या होती है ये भी आपको बताते हैं, कैसे मिली, सफ़र कैसा रहा, और इमरान खान जिन सहाफ़ियों के साथ बड़ी आसानी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते थे, ये एतमाद कहाँ से आया, कैसे आया, इनकी जर्नी कैसी रही, और PTI दौरे हुकूमत की बहुत सी कहानियाँ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। तो आपको भी बल्कि मुबारक नया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी। तो बस हमारी कोशिश रहती है कि अभी ये तो हम आज हमारे दोस्त हैं, उनकी मेहरबानी, और आपके साथ गुफ्तगू भी बड़ी एक पेंडिंग थी। मैं आपकी वैसे ये स्टार्ट कैसे हुआ PTI को? पहले तो बीट का बताया ना, बीट क्या होती है? वैसे मुझे तो पता है, लेकिन लोगों के लिए, और आपको PTI से इंटरेक्शन कैसे स्टार्ट होता है आपका? ARY में कब आए, वहाँ से शुरू करते हैं। ARY में तो मैं आया था अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बैक इन 2011। इंटर्नशिप पे जैसे सारे अपनी मैथ्स कम्युनिकेशन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आते हैं, इसी तरह मेरा सफ़र ARY से शुरू हुआ। मैं इंटर्नशिप करने आया था 2011 में। तब से लेके अब तक ये सफ़र जारी है। जहाँ तक बात है बीट की, तो स्टार्ट में तो खैर किसी रिपोर्टर के पास बीट नहीं होती। बीट इज़ काइंड ऑफ के एक रिपोर्टर की सर्टेन ड्यूटी कि उसने इस फील्ड में रिपोर्टिंग इस करनी है। पार्टी को कवर करना है, इस जैसे जगह कुछ को लोग करना है। स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, कुछ हेल्थ को कवर करते हैं, कुछ एजुकेशन को, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे कोई एक रिपोर्टर होगा पीपल्स पार्टी को करेगा, दूसरा मुस्लिम लीग नून को, तीसरा PTI को, ऐसे डिफरेंट बीट्स असाइन होती हैं। तो स्टार्ट में तो कुछ टाइम तक ये नहीं था, लेकिन बाद जनरल बीट होती है। हाँ, तब कहीं भी भेज देते हैं, एंटरटेनमेंट होती है स्टार्ट में। तो वो उसमें भी बड़ा मज़ा होता है। आप जाते हैं, सेलिब्रिटी से मिलने का ज़रा मौका मिलता है। स्टार्ट में तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा था। तो एक्सपोजर तो बेसिकली वहीं से शुरू हुआ। लेकिन लेटर ऑन हमारे एक रिपोर्टर थे जहांज़ेब अली, जो PTI को कवर करते थे, वो किसी रीज़न से अमेरिका मूव कर गए। तो फिर ये स्लॉट खाली थी, और मीनवाइल फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई चैनल मैनेजमेंट की तरफ से। साबिर शाकिर साहब उस वक्त ब्यूरो चीफ थे, ये 2014 में। उस वक्त इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला था, और एक आध महीना ही उसमें बाकी था, बल्कि थोड़े ही दिन बाकी थे। तैयारियां पूरे स्विंग में थी। तो बड़े क्रूशल टाइम पे वो उस वक्त मुझे असाइन किया गया। तो तब से लेके 2014 के उस टाइम से फिर अभी तक ये सिलसिला जारी है। आपका पहले सियासी बीट करने का कोई तजुर्बा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो कैसा रहा, यानी स्टार्ट किस तरह से हुआ, क्या हुआ? स्टार्ट इसका बहुत दिलचस्प था। जब साबिर शाकिर साहब उन दिनों हमारे ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आज से आप PTI को कवर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, जैसे बाकी रिपोर्टर्स करते हैं कवर कर लेंगे। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसमें जो ख़बरें ढूंढनी, निकालनी और उनको वेरीफाई करना, ये कितना एक लेंथी प्रोसेस है। थोड़ा बहुत आइडिया था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो जो मेरा पहले ही दिन था, उस दिन कहीं पे ये मीडिया के ऊपर ख़बर चल गई कि इमरान खान और चौधरी निसार की मुलाकात हुई है। लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला था, उससे पहले इस मुलाकात की आप समझ सकते हैं क्या हाइप होगी। और एकदम से फ़ोन की घंटियां बजने लग गई। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये पता करके बताएं कि इमरान खान की चौधरी निसार से मुलाकात। अब मेरा पहला दिन था PTI की बीट में, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था, PTI के किसी रहनुमा का नंबर नहीं था, किससे मालूम करूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फ़ोन पे फ़ोन आई जा रहे थे। आई वाज लाइक कि मैं पता कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सोर्स नहीं था पता करने के लिए। खैर साम हो 2-4 नंबर्स ढूंढे PTI के लोगों में। उनमें से एक शफ़कत महमूद साहब का था, एक शीरी मज़ारी का,
2 लोग और थे। तो मैंने शफ़क़त महमूद साहब को कॉल किया, उनको मैंने पूछा, मैंने कहा जी चौधरी निसार की और इमरान खान की मुलाकात हुई है, तो कहते मैं क्या करूँ? अच्छा, आपने बताया मैं कौन हूँ क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तारुफ़ करा के, तो मैंने कहा आप मुझे बता सकते हैं? उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा क्या लेना देना इस मुलाकात से। तो वो दिन था और आज आप का तो दिन बड़ा प्रेशर हुआ आपके, यार ये मैंने इनसे हाँ, पूछा क्या है और इन्होंने किया क्या है? एग्जैक्टली अच्छा, तो वो दिन था और आज का दिन है। मैंने दोबारा कभी शफ़क़त महमूद साहब से कांटेक्ट नहीं किया, हालांकि बनता नहीं था। हालांकि इतना अरसा गुजर गया, इतने टाइम गुजर गया, पीटीआई के सब लोगों से कांटेक्ट रहा, लेकिन शफ़क़त महमूद साहब से मैंने कभी नहीं किया। तो मुझे थोड़ा ड्राई बिहेवियर लगा उनका, वो शायद उनकी नेचर ऐसी है, बहुत सारे लोग और भी बताते हैं कि वो हैं ही इस नेचर के। बिल्कुल ठीक है। मेरा तो पहला कॉन्टैक्ट था, मुझे पता नहीं था। तो खैर वो 2-3 और लोगों से कांटेक्ट किया और पता चला कि ये फ़ेक न्यूज़ थी। तो वो जब मैंने अपने चैनल वालों को बताया कि कोई मुलाकात नहीं हुई यार, एवें तुम लोग इतना प्रेशर डाल रहे हो, तो वो थोड़ा फिर रिलैक्स हो गया। तो वो लगा कि यार बंदे ने चेक किया है, क्रॉस चेक किया है, वेरीफाई किया है, फिर बताया कि नहीं मुलाकात हुई। 2014 से 2018 आया और पीटीआई की तो सरगर्मियां बड़ी ज़बरदस्त वहाँ रही। वो एक्टिव ही इतने होते थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी कुछ। तो दरमियान में किन के साथ फिर राब्ता रहने लगा? यानी स्टार्ट में ज़्यादा किन के साथ आपकी बतौर सहाफ़ी किन के साथ ज़्यादा राब्ता रहा पीटीआई के? सबके साथ ही था। पीटीआई में जो यंग लॉट थी ना, जैसे मुराद सईद हो गए, उस्मान डार हो गए, जुल्फ़ी बुखारी हो गए, इस तरह के जो यंग लॉट्स थी, उनमें से ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट रहता था। जो थोड़े अपर एज के थे, बुज़ुर्ग रहनुमा थे, उनके साथ ज़रा कम दोस्तियाँ थी, लेकिन राब्ता खैर, चूँकि ख़बर तो आपको कहीं से भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है, तो हर दिन जो है ना वो इसी तरह से था। कभी किसी से कांटेक्ट, कभी किसी से कांटेक्ट, हर किसी से, फैसल वाडा से, बाकी जो इतनी इनकी लीडरशिप है, तो सबसे बातचीत शीरी मज़ारी हो गई। तो हमारा तो फिर ये डेली की रूटीन बन गई ना कि जनाब ऑफिस से निकले हैं तो इनके दफातर में जा रहे हैं, बल्कि जब इनकी गवर्नमेंट आ गई फिर तो यही सिलसिला चलता रहा। तो आपको अंदाज़ा था 2018 से पहले कि ये जमात अब गवर्नमेंट में आएगी और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? मतलब लोगों ने कहना तो शुरू कर दिया था, लेकिन आपके अपने अंदर क्या चल रहा था, सोच क्या आ रही थी या आसार क्या बता रहे थे? मैंने किसी एक मीटिंग के ख़त्म होने के बाद कुछ रहनुमाओं को गुफ्तगू करते हुए सुना। मेरे से बातचीत नहीं थी, लेकिन कुछ रहनुमाओं की आपस की गुफ्तगू थी, जिससे ये इंडिकेट हो रहा था कि दे आर कमिंग इनटू पावर। उससे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से कुछ टाइम पहले, तो ये मतलब इंडिकेशन, या उनको यूँ कह लीजिए कि एतमाद उनका बढ़ने लग गया था कि चंद ही महीनों के बाद या शायद दिनों के बाद इलेक्शन होने वाले थे, तो उनको ये था कि हम पावर में आ रहे हैं। तो बड़े पुरएतमाद तरीके से पीटीआई इलेक्शन में गई थी, और फिर जब इलेक्शन की रात रिजल्ट्स आ रहे थे तो उनको कवर करना भी एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कहाँ थे थ्रू आप? आउट मैं इस्लामाबाद में था, G6 में। यहाँ पर इनका एक इलेक्शन सेल बना हुआ था, यहीं पे सारे रिजल्ट्स आ रहे थे। तो वो जहाँ पे कंपाइल हो रहे थे, और वो बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर वो फिर ARY भी लगा हुआ था बड़ी स्क्रीन के, तो वो एक मिनट के बाद नहीं आ रहा था, यहाँ का नतीजा आ गया, ये जीत गए, वो जीत गए। तो बड़ा मेमोरेबल टाइम था। तो वो उस वक्त वो विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड दैन फिर बनी गाला से इमरान खान साहब की वो स्पीच, और जब उन्होंने अपनी पहली तकरीर की गवर्नमेंट बनाने से पहले, तो ये सारे हिस्टोरिक मोमेंट थे। इनको बड़े करीब से बनी देखा, गाला गए उस रात? बड़े करीब से देखा हर चीज़ अच्छा, को। तो क्या था वहाँ पे, क्या माहौल था? यानी एक तो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसा माहौल देखा हुआ है, तो मैं एग्जैक्टली उस रात क्या हो रहा था जब रिजल्ट्स आ रहे थे, और फिर डेफिनेटली सबको पता था इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बाहर थे अपने लॉन में, तैयारियां शारियाँ चल रही थी उनके ख़िताब की, और अंदर स्क्रीन्स लगी हुई थी, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स उन्होंने लॉन में भी बल्कि लगा रखी थी, सारे चैनल्स चल रहे थे, और वो एक एक चीज़ को देख रहे थे कि कहाँ से कौन सा रिज़ल्ट आ रहा है। तो वो इमरान खान साहब को भी टाइम से पहले ये आइडिया था, हो गया था कि वो विन कर गए हैं, मतलब मेजॉरिटी अब उनके पास आ गई है, सादा अक्सरियत जो उनको चाहिए उसके करीब करीब तक वो पहुंच गए। बाकी फिर इत्तेहादियों को साथ मिलाना एंड ऑल दैट सारा प्रोसेस इस तरह से करना था। फिर वो तकरीर वाला सारा सिलसिला शुरू हुआ, बड़े रात देर तक चलता रहा, और फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कौन लोग थे वहाँ पे? पीटीआई के कौन लोग? नईमुल हक थे उस वक्त। बाकी वो पब्लिक टीवी की कुछ मैनेजमेंट थी उन दिनों, नया वो पब्लिक टीवी के मिर्ज़ा साहब, हाँ, यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने नया उस टाइम वो इमरान खान के करीब हुए हुए थे, वो मैनेजमेंट थी। बाकी फिर वो जो क्लोज़ उनके 4-5 लोग रहते हैं, जुल्फ़ी बुखारी वगैरह, बाकी वो सारे वहाँ पर थे। और फिर वहाँ से तकरीर हुई और सब लोगों को पता चल गया कि जनाब गवर्नमेंट बन रही है। एक तो होता है ये पॉइंट ऑफ व्यू कि फ़लाँ जीत के आए, ये लोग ऐसे हुआ कैसे हुआ। आपको कहीं पे लगता है ये जो जितने लोग बातें करते हैं कि इमरान खान को लाने में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, ये इनकी सपोर्ट है, आपको कहीं पे फील हुई है ये बात कि नहीं है ऐसा? देखो, अभी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, लोग कहते हैं कि
अगर ना हो सपोर्ट ना हो तो फिर इतना कुछ कोई नहीं होता आ नहीं सकता, है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखते हुए मुझे अंदर का तो नहीं पता कि किस हद तक सपोर्ट थी और क्या था। बहरहाल अच्छे ताल्लुकात तो थे ना, कुछ सेम पेज तो था, इसीलिए कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही थी। इसलिए कुछ पक रहा था पहले से, यानी तैयार था कुछ अंदर से, कोई लोगों के लिए अनहोनी नहीं थी कि क्या होने लगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो, ऑपोजिशन के लिए तो डेफिनेटली होगा ही एक बड़ा धचका। लेकिन आप तो पीटीआई के हालात हल्कों के उस वक्त करीब थे ना, ऐसे थे, आपको हालात अंदाजा उस वक्त था कि अल्टीमेटली यही होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके थे, हाँ तो जी। ये सबसे बड़ी इंडिकेशन तो उस वक्त की यही थी कि जनाब अब पीटीआई गवर्नमेंट बना सकती है। तो जबकि इससे पहले जो इलेक्शन था, जब इमरान खान साहब वो गिरे थे, लिफ्ट से गिरे थे, जी जी जी, उस वक्त कितनी हवा थी कि इससे शायद ज़्यादा हवा थी, इससे ज़्यादा हवा 2018 थी, और उनका लास्ट टाइम पे खिताब, और लग रहा था कि शायद अगली सुबह गवर्नमेंट बन जाएगी इनकी, तो लेकिन नहीं बनी, ऐसा नहीं क्योंकि हुआ। उस टाइम पे वो इंडिकेटर्स नहीं थे। इस दफ़ा नज़र आ गए थे इस दफ़ा तो 2018 में। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स थे। तो जो जब लोग गिरफ्तार हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी और बहुत से हालात मुख्तलिफ थे, अब आपने वो वाला देख लिया सारे हालात, और इस वक्त में जो हो रहा है आपने वो सारे हालात देखे, तो आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली उसी तरह की कोई ग्राउंड तैयार हुई है 2018 में जैसे की गई थी। लोगों को पता था कि अब आगे कौन आएगा गवर्नमेंट में। चलें, इसमें थोड़ी सी ये क्लैरिटी नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, लेकिन बाकी क्लैरिटी उससे मिलते जुलते ही हालात हैं जो आज आप देख रहे हैं। उस टाइम तो ये था ना कि इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी तो खाली इलेक्शंस के होने ना होने पे हाँ, ही ठीक इतनी है। बड़ी एक ये अनसर्टेनिटी बड़ा है कि प्रॉब्लम है। इलेक्शंस होंगे भी नहीं होंगे, अपने वक्त पे होंगे, मर्दमशुमारी के बाद होंगे, 2 साल के बाद होंगे, क्योंकि जो लोग इस वक्त जिनके पास मालूमात आ रही हैं, या जो लोग कनेक्टेड हैं मालूमात जहाँ से भी आती हैं वहाँ पे, तो वो लोग तो इंडिकेट इसी तरह से कर रहे हैं कि भाई अभी लंबा टाइम है, 2 साल तक कम से कम इस तरह लेकिन चलेगा। माहौल कहीं से मिलता जुलता है, थोड़ा लोगों बहुत की वैसा पकड़-दकड़ है, ये वो लेकिन ऐसे इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इस टाइम तो। एक आपको आपको नहीं लगता कि थोड़ा वेव इसकी ज़्यादा है? बल्कि अभी तो एक सेकंड वेव शुरू हुई, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब ये ना पता चलता हो कि जनाब उस वक्त सिर्फ ये सियासी रहनुमाओं के ऊपर सियासी मुकदमात की हद तक था। अभी जो है बात आगे तक जाती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि बतौर मुआशरा हमें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके असरात बड़ी देर तक रहेंगे। उस वक्त जो हुआ उसके असरात गवर्नमेंट बनने के साथ ही या खत्म हो इलेक्शन गए, होने के लेकिन आप साथ ही कह रहे ख़त्म हैं होने लग गए ये थे। आगे चलेगा ये काम। कंटिन्यू करेगा आगे। अच्छा, तो आप आए कहाँ से, किस शहर से आए, पढ़ा क्या, और इधर कैसे पहुँचे? मुझे पता चला कि आप भी फोर्टाबाद से होके आए। हो गया है, हाँ। हो गया है ना, मुझे अभी रिसेंट पता चला। हाँ। तो मेरा भी बेसिकली ताल्लुक तो फोर्टाबाद से ही है। अच्छा, एक अच्छा। तहसील है बहावल नगर की, जी बिल्कुल। एक बैकग्राउंड सा इलाका है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया है। उसके थोड़ा सा पैदल चलें तो आगे इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो लोगों ने अगर सैरो तफरी करनी हो, घूमना फिरना हो, तो लोग ज़्यादातर बॉर्डर की तरफ जाते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए। एडवेंचर वाले जो लोग हैं बॉर्डर साइड पे जाते हैं, तो बस पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, फैसिलिटीज़ वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा है नहीं, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए मैं वहाँ पे रहा। फिर बाकी तो एजुकेशन के लिए मैं आला तालीम के लिए फिर मैं भावलपुर चला गया था। तो इस्लामाबाद कैसे आए? इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, जिनका इन दिनों बड़ा स्कैंडल चल रहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है। तो उस वहाँ पे ऐसा कुछ ही होता था जैसे नहीं आजकल नहीं, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं बल्कि हॉस्टल लाइफ मैंने एंजॉय किया पूरा, मैं टाइम वहाँ आपको हॉस्टल लगता है अभी भी ऐसा नहीं है, कुछ एग्जैजरेट हो रहा है? मुझे लगता है कि एग्जैजरेट हो रहा है। आप वहाँ से पढ़े हैं तो पढ़ा आप हुआ डेफिनेटली सही बात कर रहे होंगे। तो फिर इस्लामाबाद कैसे आए? तो जब डिग्री कंप्लीट हो गई तो डिग्री लेने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना कि आपको इंटर्नशिप करनी है जी। तो इंटर्नशिप के लिए प्लान बन रहा था। मेरा अपना ये इरादा था कि डिग्री लेनी है ना, तो इंटर्नशिप आप किसी लोकल से अखबार में भी कर सकते हैं। तो मेरा औसाफ अखबार वहाँ पे एक लोकल सा था, तो मेरा था कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंटर्नशिप, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेता हूँ और फिर डिग्री लेके घर चला जाऊँगा। शौक नहीं था आपको सहाफ़त वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मतलब ये कोई सोचा समझा मंसूबा नहीं था इधर आने के लिए। लेकिन बाई चांस वो ARY का एक प्लान बन गया। मेरे एक दोस्त की इंटर्नशिप यहाँ पे हुई थी, उन्होंने अपनी स्किप कर दी और अपनी जगह पे मुझे कहा कि अगर आप जाना चाहें तो। तब मैं यहाँ पे आ गया। जब मैं इस्लामाबाद आया तो ऐसा था कि यहाँ पे तो कोई ऐसा जान पहचान वाले लोग नहीं हैं और बिल्कुल मेरे लिए नया शहर था, रास्तों का कोई पता नहीं था, ARY का ऑफ़िस किधर है ये पता नहीं था। तो पहले दिन टैक्सी पे बैठ के ARY के दफ़्तर आना, पहले दिन साबिर शाकिर साहब से मिलना, जुम्मे का दिन था, कुर्ता शुर्ता पहन के बैठे हुए थे। तो उन्हें मैंने बताया कि मैं भावल नगर से आया हूँ, दिस एंड दैट। तो लकीली वो भी भावल नगर से ही थे, तो वो उनको अच्छा लगा कि उनके एरिया से भी कोई यहाँ पे आया है। तो खैर बाद में उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, जिस हद तक हो सकता था उन्होंने मौका दिया ARY में रहने का। वरना तो इंटर्नशिप
पे आए लोगों का तो ये होता ना कि बस एक महीना ख़त्म हो गई, हाँ, बस आए, फॉर्मेलिटी 1 महीना किया और चले गए। लेकिन मेरा ये थोड़ा सा फिर लंबा चला गया। मैंने उनसे ख़ुद भी कहा कि मुझे अभी करना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगने लग गया था जो काम कर रहे थे आप। तो साबिर शाकिर साहब, आप अपने बॉस को मिस करते हैं? ऑब्वियसली करता हूँ, रब्ता रहता है उनसे। रब्ता रहता है। तो क्या आखिरी मरतबा जब आपकी उनसे बात वगैरह हुई तो क्या उन्होंने बताया कि वो क्यों जा रहे हैं? ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातें मेरा ख्याल इधर नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल ही रब्ता हुआ। अच्छा। हाँ, बल्कि वो भी हज करके आए ना, तो मैंने उनसे ये गिला किया। मैंने कहा आपने बताया नहीं कि आप भी हज पे थे। बल्कि मैं जब हज पे था मैदान अरफात पे, तो मैंने उनके लिए भी दुआ की और मैंने उनको बताया भी कि मैं हज पे आया हुआ था, तो आपके लिए मैंने बड़ी दुआ की, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। तो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो मुझे पता चला वो खुद भी हज पे गए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो वो कल मुझे बता रहे थे, मैं थोड़े दिनों के लिए गया था, बस 4-5 दिनों के लिए, तो हज करके जल्दी वापस चले गए। तो 2018 गवर्नमेंट बन गई पीटीआई की। तो आप ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पहले मैं लोगों को बता दूं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो बीट है ये मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी मेन स्ट्रीम चैनल के लिए। और ये किसी सीनियर बंदे को मिलती, मोस्ट सीनियर बंदे को मिलती है जो जो भी स्टेशन सीनियर पे। मोस्ट जर्नलिस्ट हाँ। होता है। तो आपको कैसे मिल गई, क्या वाक़या हुआ, ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं स्टार्ट से पीटीआई को कवर करते आ रहा था। ठीक है। तो जब 4 साल का तजुर्बा था पीटीआई के साथ हाँ, आपका। 2014 के धरने से कुछ टाइम पहले मैंने कवर करना शुरू किया। फिर बैक टू बैक इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। 2014 का लॉन्ग मार्च था, मैं 29-30 दिन तक अपने घर नहीं जा सका। धरने से हमारा यहाँ पे गेस्ट हाउस होता था, वहाँ पे आते थे सोने के लिए, सिर्फ थोड़ी सी नींद पूरी करके फिर वापस जाते थे। तो 126 दिन का धरना, 126 के 126 दिन ड्यूटी दी, कवर किया, बहुत क्लोज। ईदें भी वहीं पे गुजरी, ईद की नमाज़ भी वहीं पे पढ़ी जहाँ पे इमरान खान साहब ने कंटेनर के आसपास पढ़ी तारुल कादरी के साथ। और वहाँ पे ज़्यादा नफरी किसकी होती थी, ज़्यादा लोग किसके होते थे? दिन के टाइम तारुल कादरी साहब के लोग ज़्यादा रहते थे, लेकिन रात में फिर वो पीटीआई के ज़्यादा लोग, जो होते। क्राउड है वो ज़्यादा आ ये जाता था। क्राउड जो है सिर्फ इस्लामाबाद का था या बाकी पूरी नहीं, जगह? कुछ डिफरेंट सिटीज़ से, KPC शहरों से भी आए था। हुए थे, लेकिन रात के टाइम ज़रा ज़्यादा इन्वायरमेंट रहता था वहाँ पे, ज़्यादा लोग आते थे। तो वो सारा 2014 का धरना, फिर जलसे, फिर लॉन्ग मार्च, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ, ये सारी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो थी ये कवर कर चुके थे। तो सबके साथ कांटेक्ट बन गए, पीटीआई में सोर्सेज बन गए, ख़बर लेना देना। तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो ऑटोमेटिकली जो प्राइम मिनिस्टर को कवर करने वाला एक सीनियर रिपोर्टर होता है वो उसके पास बीट चली जाती है। तो इसी तरह हमारे चैनल में भी हुआ कि वो जो सीनियर मोस्ट रिपोर्टर थे फिर वो कवर करने लगे प्राइम मिनिस्टर को। तो मेरे पास सिर्फ फिर पीटीआई थी। लेकिन जब कोई आप तो बड़े दुखी हुए होंगे पीटीआई से ये और इमरान खान से इस तरह नहीं, से? दुखी नहीं हुआ था, लेकिन ये वो था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मैं उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर भी कवर करता तो बेहतर था, एक्सपीरियंस डिफरेंट होता। पीटीआई में उस वक्त फिर कुछ रहा नहीं। अगर कोई पार्टी इक़्तिदार में ही आ जाए, वो पावर में चली जाए, वो फेडरल कैबिनेट बन जाए, तो फिर पार्टी की तो सरगर्मियाँ कुछ नहीं रहती। तो इसलिए मैं पीटीआई में को कवर करते करते कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर वो कुछ टाइम ही उन्होंने कवर किया, तो चैनल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि चूँकि ये इतने टाइम से पीटीआई को कवर कर रहा है तो इसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ज़्यादा सोर्सेज हैं पीटीआई में, ख़बरें लेना देना, राब्ते करना, तो ये बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो फिर ऑफिशियली मुझे कम्युनिकेट कर दिया गया था कि आप ही कवर करेंगे। तो बल्कि फिर वो सलमान इकबाल साहब भी एक दिन ऑफिस आए और उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि आपको पता चल गया ना कि हम आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो बल्कि उन्होंने कहा कि यार तुम बड़े यंग से हो, कब से हो यार भाई? मैं उनको पता नहीं था। तो मैंने बताया कि मैं 2011-12 से हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कॉलेज से सीधा आ गए थे इधर? मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी करके आया था। तो वो बड़े हैरान हुए कि काफ़ी यंग सा लड़का है। तो प्राइम मिनिस्टर की बीट तो उनको था थोड़ा कि सीनियर बंदा के कर लोगे ना कवर। तो वो साबिर साहब पास बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि ऑलरेडी कर रहा है पीटीआई को इतने टाइम से, तो वो डोंट वरी कर लेगा। तो फिर तब से प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो कैबिनेट बनी, गवर्नमेंट बनी, आपने इसके साल देखे, को किसके साथ आपकी फ्रेंकनेस ज़्यादा हुई? कौन से बंदे आपको लगे कि यार ये तो पीटीआई का सासा है, या आपकी उनके साथ अच्छी दोस्ती होगी? वो कौन से अफराद थे? जैसे मैंने बताया जितने यंग फेसेस थे उनके नाम, उनके साथ मुराद सईद, लाइक मुराद सईद है, उस्मान डार है, फैसल वाडा के साथ बहुत अच्छी इस्लाम दुआ रही। फिर अभी भी अच्छी राब्ता रहता है। अच्छा, ज़ाहिर बात है, आप जर्नलिस्ट का राब्ता तो किसी के साथ ख़त्म नहीं होता। इवन के जो दूसरी पार्टीज़ बन गई हैं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई हैं,
अब पहले तो खाली मैं पीटीआई को कवर करता था, अब मुझे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी कवर करनी है और मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान को भी कवर करना है, इसलिए बिकॉज उनमें सारे वही लोग गए हुए हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुक वास्ते थे। और पीटीआई में से जितने बच्चे निकलेंगे उन सबको तो वो चैनल की तरफ से ऑफिशियल कम्युनिकेट कर दिया गया है कि ये आप ही ने कवर करना है, तो वो बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कवर करना है। तो कौन से इनके साथ आपका ज़्यादा रब्ता रहा? जब ये फेडरल मिनिस्टर भी बन गए तो आपने इनके रवैये में कुछ चेंज देखा या उस तरह से अच्छे मरासम रहे और सब कुछ रहा? ये वो लोग थे जिनको रियल मानों में पीटीआई के फेसेस मैं तो समझता था, अभी भी मैं समझता हूँ, बल्कि 2-3 लोगों का तो मैं नाम लूँगा, जैसे मुराद सईद है, उस्मान डार है, ये वो लोग थे। जुल्फ़ी बुखारी के साथ भी बड़ा अच्छा एक टाइम गुजरा। ये वो लोग थे जो जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये पीटीआई की पावर को इस्तेमाल करते हुए खाने पीने के लिए नहीं थे। अच्छा, बाकी और रेस्ट मैं किसी के ऊपर बात नहीं करता, मतलब इतने सारे लोगों में पूरी फेडरल कैबिनेट में, बट 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तो मुझे 100% है ना कि यार इन लोगों ने कौमी ख़जाने का कोई पैसा नहीं खाया। मुराद सईद एंड उस्मान डार। अच्छा, ये हाँ। क्या आप इसके कोई यानी शाहिद हैं, क्या है? मैंने बहुत सारी चीज़ों को, किस बात इतना है? यार एक बंदा अगर पानी की बोतल भी घर से भर के लेके आए, मुराद सईद पानी की बोतल भी घर से भर के लेके आए कि मैं दफ्तर का पानी ना यूज़ कर लूँ, लाइट्स भी वो दफ्तर की बंद रखे, कर्टन्स हटा के सनलाइट को यूज़ करे कि ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा लाइट्स जलाने की, एयर कंडीशन बंद रखे, अपने स्टाफ को ये बोल दे कि यहाँ के ख़र्चे से, सरकारी ख़र्चे से कुछ नहीं यहाँ पे आएगा जाएगा, हद दर्जे तक कोशिश करे, तो फिर उनके एफ़र्ट्स को तो हमने विटनेस किया है। मुराद सईद बेसिकली मिडिल क्लास तबके से भी निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक सियासतदान था, तो उसके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो सरकार का पैसा भी इतना ज़्यादा खर्च नहीं करता था, कोशिश करता था कि जितना बचा सकता है उतना बचाए। उस्मान डार को अल्लाह ने दिया बहुत था, उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन वो भी सरकारी ख़जाने का इस्तेमाल नहीं करता था। कामयाब जवान प्रोग्राम चलाया, अपने लोगों को या अपने दोस्तों को या अपने जो करीबी लोग थे उनको इसलिए नहीं नवाजा, या उनको ये भी कहा कि अप्लाई ही ना करें, कहीं अगर मेरिट के ऊपर भी आपका आ गया तो मेरे ऊपर ये ना आ जाए कि मैंने कहीं नवाजा है आपको। तो वो जितना भी सारे बिल्स होते थे खाने पीने के, कुछ कोई मेहमान आया कुछ भी आया तो वो सारे खुद अपनी जेब से क्लियर करते थे, अपने स्टाफ के, अपने सरकारी लोगों के, अपने भी, ताकि कोई भी पैसा सरकारी ख़जाने से ना चला जाए। तो मुराद सईद जो थे, ये आप कहते हैं कि ये मुराद सईद और उस्मान डार, ये 2 कैबिनेट के ऐसे लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कैबिनेट के लोग जो थे वो बेईमान थे। मैं इन 2 के बारे में इसलिए वसूल से कह सकता हूँ कि मैं श्योर हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने कोलीग, जो जर्नलिस्ट कोलीग थे जो कवर करते थे, हम आपस में भी ये चीज़ डिस्कस करते थे कि यार इस हद तक अगर कोई, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुराद सईद के दफ्तर में चले गए, उनके स्टाफ ने मेरे से चाय का पूछा कि आप चाय पियेंगे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस दफ्तर में चाय मिल सकती है। उन्होंने कहा मैं अपने घर से दूध लेके आया हूँ तो चाय मिलेगी, तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई, तो इतने में मुराद सईद आ गए। तो उन्होंने हैरानगी का भी इजहार किया और थोड़ा उनको ये लगा कि कहीं दफ्तर के पैसों से तो नहीं आई, तो वो फिर मुलाजिम ने उन्हें कहा कि ये मैं अपने घर से दूध लेके आया हूँ, घर से चीनी लेके आया हूँ, तो उसकी चाय बन रही है, यहाँ के पैसे इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो इस हद तक अगर कोई बंदा ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करे तो फिर मेरा ख्याल है डाउट करना बनता नहीं है। पीटीआई का जो इस वक्त मामला है, पता नहीं जब ये चल रहा हो तब इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे हों या क्या हालात हो, आपके ख्याल में मुतबादल क़यादत कौन है पीटीआई के पास? बहुत से लोग तो छोड़ के चले गए, इस वक्त कौन लोग हैं जो इमरान खान की पार्टी को या उनके नज़रिए को आगे लेके बढ़ सकते हैं, या इमरान खान उन पर इतना एतमाद करते हैं? देखें, जो लोगों की नज़र में अगर मैं देखूं, लोगों के परसेप्शन से, तो मुझे लगता है कि इमरान खान के बाद जो मोस्ट पॉपुलर लीडर पीटीआई में है तो वो तो मुराद सईद है। उसको ऑल्टरनेट ये ज़िम्मेदारी दी भी जा सकती थी, लेकिन इन ज़मीनी हालात और हक़ाइक़ में शायद वो नहीं आ सकेंगे और ना उनके ऊपर इस तरह से। लेकिन उन पे काम हुआ था इस तरह से, या उनको देखा गया इमरान खान? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से एक दफ़ा क्वेश्चन हुआ था तो उन्होंने ये हिंट दिया था कि आईएसएफ से आने वाले लोगों में बड़ा पोटेंशियल है, मैंने तो देखा। आपको लगता है कि वो मुराद सईद के बारे में बात हो रही है? और तो अभी आईएसएफ से बहुत ऐसे लोग हैं एज कम्पेयर भी हो सकते हैं, बट जिसकी आवाम में पॉपुलैरिटी है, जिसको आवाम, मतलब मुराद सईद इमरान खान के बाद वो पर्सनैलिटी है जिसको लोग बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर जिसका खिताब सुन सकते हैं, जिसके जलसे में इकट्ठे हो सकते हैं, जो क्राउड को पुल कर सकता है। अपने इलाके में भी उनका, अपने इलाके में भी और अपने इलाके से बाहर भी, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है, आप इख्तलाफ करना चाहें तो कर सकते हैं। और लेकिन इन ज़मीनी हालात और हक़ाइक़ में मुझे नहीं लगता कि वो आ सकेंगे क़यादत
को संभालने के तौर पे। ठीक है। इमरान खान साहब को सियासी तौर पर रिलाय करना पड़ेगा। अगर उनकी नाअहली या गिरफ्तारी होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो उन्हें सियासी तौर पर शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ही रिलाय करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी में और कोई इस कैपेसिटी का मुझे एट द मोमेंट कोई नज़र नहीं आ रहा। असद उमर होते, हाँ, अगर असद उमर होते पहली नहीं, चॉइस, फिर भी मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी होते, बिकॉज इस बात का इजहार खुद इमरान खान साहब कर चुके हैं कि वाइस कैप्टन तो शाह महमूद कुरैशी हैं, तो फिर वही देखेंगे। वरना तो और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्रूशल मौके पे इमरान खान का साथ दिया है, उनके साथ खड़े हुए हैं। उमर अयूब है, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इमरान खान साहब, जैसे अली मोहम्मद ख़ान है, फिर शहरयार आफरीदी हैं, लोगों ने बड़े मुश्किल हालात में सामना किया। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ग्राउंड रियलिटीज़ में एक्सेप्टेबिलिटी का भी बड़ा फैक्टर है। तो अगर जो माइनस इमरान खान है या इस तरह का कोई भी उसमें फिर ये लोग हो सकते तो हैं, उसमें फिर शाह महमूद कुरैशी मुझे नज़र आता है। इमरान खान के जो कितनी मरतबा प्राइम मिनिस्टर हाउस का आप तो भीड़ थी, कितनी मरतबा जाने का मौका मिला या प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिलने का मौका मिला इमरान खान से? वो तो खैर आना जाना लगा ही रहता था। ये जब वो भैंसों वाला मामला हुआ था, कट्टों वाला, और ये वो गाड़ियाँ और ये वो गाड़ियों वाले मामले पे गया था, भैंसों वाले मामले पे नहीं गया। क्यों, आपको अच्छा ही लगा ये? नहीं, वो उस टाइम पे बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी ना, तो मैंने बताया कि बिल्कुल स्टार्ट में कोई और कवर करता था, मैं फिर थोड़ी देर के बाद आया था। तो कौन कौन से आप इनिशिएटिव्स में वहाँ पे गए, तो कोई वाकया सुनाए? इतनी जाते हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ होता था वहाँ पे, तो रोज़ ही। और प्राइम मिनिस्टर की क्या मसरूफियत होती थी, यानी दिन उसका कहाँ से स्टार्ट होता था प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान का, और ख़त्म कहाँ पे होता था जाके? देखिए, इतना कुछ है बताने के लिए भी, और इतनी सारी यादें हैं। आखिरी टाइम पे जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो वो हेलीकॉप्टर से जब जा रहे थे, वहाँ तक उनको आखिरी मोमेंट तक जाते हुए भी कवर किया। ये वाकया भी सुनाया ना, ये लोग कहते हैं वो आया तो इस तरह था, गया तो सिर्फ हाथ में एक डायरी थी, ये बातें सच हैं? नहीं, ये बात तो बनाया है क्या? ये बात तो ठीक है कि गए तो एक हाथ में डायरी थी। ये आप लोगों ने देखा? मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के एंट्रेंस पे था, बाहर था, क्योंकि बाहर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, आ रहे थे लोग, जा रहे थे, कॉन्वॉय आ रहे थे, VIP मूवमेंट हो रही थी, और बिल्कुल एक ऐसा माहौल था, अफरा तफरी का सा माहौल था। आपको भी पता है, टेलीविज़न मैराथन ट्रांसमिशन कर रहे थे, उधर सुप्रीम कोर्ट खुलने की इतलात, इधर पार्लियामेंट हाउस में लोग बैठे, उधर हाई कोर्ट खुलने की इतलात, तो नोटिस, तो अंदर कौन था प्राइम मिनिस्टर हाउस के? कुछ सहाफ़ी थे, 6-7 लोग थे, हमारे सामने गुजर के गए। एंकर्स? हाँ, एंकर्स थे। इमरान रियाज थे, शहीद अरशद शरीफ थे, फरीहा इदरीस थी, मोहित पीरज़ादा, आई थिंक ये 6-7 लोग थे, 5-6 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। तो जब इमरान खान साहब गए हैं ना वहाँ से, वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए गए। आपने अक्सर एक विजुअल देखा होगा, लोग अक्सर दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि वो गाड़ी में जा रहे हैं और हाथ वेव करते हुए निकल के जा रही है। वो गाड़ी इमरान खान की नहीं थी, ना उसमें इमरान खान थे। अच्छा, वो तो गई हेलीकॉप्टर से थे। ओके। वो रात के तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था, उनका हेली फ्लाई किया, तो उसकी तो हमारे पास फुटेजेस भी हैं। हम चूँकि बाहर खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के, बेहतर हमें तो पता है ना कि वो जब फ्लाई किया तो पता चल गया कि हेली फ्लाई हो रहा है और खान साहब निकल रहे हैं। आपको ये वाकया ज़रा हमें बताएं कि ये जो कहते हैं जी कि कोई आया था, भारी भरकम शख्सियात आई थी नहीं आर्मी से, उन्होंने आके कोई एक तो बल्कि हमारे एंकर, उन्होंने सवाल पूछा था इमरान खान साहब के, आपको थप्पड़ मारे गए और ये वो, फिर ट्रेंड बने? कुछ भी नहीं। क्या हुआ था? कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं था। हेलीकॉप्टर ज़रूर आया था, दिन में आया था वो। उस वक्त मैंने आपको बताया कि VVIP मूवमेंट हो रही थी, तो इसका मतलब है कोई अहम शख्सियत ही होगी। अहम शख्सियत आई, और वो हमारे देखते ही वापस भी चली गई। जिस हेलीकॉप्टर में आए, हाँ, मुलाकात करने के लिए जिस हेलीकॉप्टर में आए, उस हेलीकॉप्टर में वापस भी चले गए। वो लैंड होता भी देखा और वापस फ्लाई करता भी देखा। लेकिन जिस किस्म की स्टोरी बनाई गई कि वो कोई इस तरह का कोई वाक़या हो गया, वो बिल्कुल फेक स्टोरी थी, बिल्कुल फेक, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, नथिंग। अच्छा, तो ये मैंने आपसे पूछा कि उनका दिन कैसे गुजरता प्राइम मिनिस्टर का? 9-10 बजे के करीब वो आ जाते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बनी गाला से फ्लाई करके आ जाते थे। और उसके बाद 5 से 5:30-6 बजे तक उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स रहती थी। एक मीटिंग दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी ख़त्म हुई, चौथी, बिना ब्रेक के। मतलब उनके जो कैबिनेट के जो वुज़रा बैठे रहते थे, वो गिला करते थे, बाहर आके बताते थे कि हमारा BP लो हो गया। शेख रशीद का तो अक्सर BP डाउन हो जाता था कि इतनी लंबी मीटिंग चलती थी। और फिर कभी कभार इमरान खान साहब AC भी बंद करा देते थे कि बंद करें AC। बचत के नाम पे ऑस्टेरिटी ड्राइव भी उन्होंने शुरू कर दी थी ना, कि बंद कर दें AC वगैरह। तो अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब AC बंद करा देते? हाँ, ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें।
ये तो टेलीविजन पर रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें कि नहीं, हम तो अब इनसाइड स्टोरी जानना चाह रहे हैं ना कि ये तो हुई है रिपोर्ट। तो बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट कुछ ना भी कर रही हो तो ज़्यादा दिखा रही होती है, ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं। इनिशिएटिव्स बहुत होते थे, आपको पता है। मैं ना यूट्यूब के ऊपर मेरे आने की एक रीज़न थी, पैसा कमाना रीज़न नहीं था। रीज़न ये थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैक टू बैक इतने ज़्यादा इनिशिएटिव हो रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब पॉजिटिव ब्राइट मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो रहा। मीडिया के ऊपर बस 2-4 टिकर चलते हैं कि इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास और ये शरीक एंड दैट इज़ बस। तो आप कहते थे कि वो जो इनिशिएटिव तो मैं कहता था जो सही क्रक्स है उसको तो निकाल के लोगों को बताएं कि यार मेड इन पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, हम डैम्स की तरफ जा रहे हैं, डिकेड ऑफ डैम्स है और इतने इनिशिएटिव्स हैं। तो जो पॉजिटिव हो रहा है पाकिस्तान के लिए उसको तो हाईलाइट किया जाए। तो उसके पीटीआई के तर्जुमान तो आपसे बड़े तंग होंगे। नहीं कहेंगे ये तो ज़्यादा बताना शुरू हो गया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब वो अपना काम करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो ये कहते थे कि तर्जुमानों से दिन में 1-2 मीटिंग जरूर करते थे खान साहब, ये बात दुरुस्त है? नहीं, वो स्टार्ट में आके करते थे, जो उनकी पहली मीटिंग तर्जुमानों के साथ पहली मीटिंग उनके स्पोक्स पर्सन्स की होती थी। कौन कौन लोग होते थे? फवाद चौधरी रहते थे, शहबाज गिल होते थे, उस्मान डार, मुराद सईद और 2-4 परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, ये उनकी कोर ग्रुप होता था जिनके साथ वो स्टार्ट में आके, फिर इफ्तिखार दुरानी भी स्टार्ट में होते थे, अभी कल ही गिरफ्तार हुए। तो ये जब ये सारा कुछ हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर उसकी एक अलग ही फ़िज़ा होती है, अलग ही कहानियाँ होती हैं। बहुत से लोग आते हैं, बड़े शान व शौकत के साथ आते हैं, बिल्कुल, और फिर वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। तो आपने मेरे ख्याल में शहबाज गिल को भी वहाँ से आते जाते और फिर दोस्त आशिक इन लोगों को भी देखा। तो किसी का बताएं कि जिनका आपको लगा हो कि यार इनका तो बहुत वो शान व शौकत थी, फिर एक टाइम में ऐसा देश निकाला हुआ कि बाद में आपने कहा यार इसको क्या हुआ है। ऐसी तो बहुत सी स्टोरीज होंगी। जहांगीर तरीन को, हाँ, जहांगीर तरीन तो शुरू के दिनों में तो जब आते होंगे तो क्या बात, ऑफिशियल मीटिंग्स में बैठते थे, डिसीजंस करते थे। बल्कि जहांगीर तरीन के रिमूवल से पहले उन्होंने हमें बुलाया अपने घर, तरीन साहब ने, और कुछ इनिशिएटिव्स थे जेहलम में, कोई कनाल वगैरह के हवाले से कुछ बड़े गवर्नमेंट लेवल के कुछ इनिशिएटिव्स थे। तो उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया अपने घर, 5-6 जर्नलिस्ट थे। तो उन्होंने डिस्कस किया कि ये हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट की सतह पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स एंड दिस एंड दैट। तो इसको हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या ताकि ये आम लोगों तक पहुंच सके, इसकी न्यूज़ या बाकी सारा कुछ। तो वो चीज़ें डिस्कस करते थे गवर्नमेंट के लिए। लेकिन बाद में वो यहाँ तक आए और फिर कुछ ही टाइम के बाद वो उनका रिमूवल भी हमने देखा कि मतलब एक टाइम पे वो गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट फेज में प्राइम मिनिस्टर हाउस मीटिंग्स में बैठ रही हैं प्राइम मिनिस्टर की। कई बहुत ही अहम तैनातियों में उनका इनपुट होता था आते जाते। जब इमरान खान साहब कुछ अहम बड़ी तैनातियाँ वगैरह, मैं वो तैनाती की बात नहीं कर रहा, जो गवर्नमेंट लेवल पे जो बड़ी। कौन से लोग तरीन साहब के अलावा? फिरदौस आशिक अवान, इफ्तिखार दुरानी, शहबाज गिल, इवन फवाद चौधरी भी एक टाइम पे। हाँ, क्या हुआ था, खोटे लाइन क्यों लग गए थे? बस वो फवाद चौधरी और नईमुल हक का कुछ आपस में तनाज़ा था, तो उन्होंने इनको, तो नईमुल हक ने ये फ़ैसला कर लिया था, नईमुल हक ने फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि उन दिनों में नईमुल हक बहुत ज़्यादा करीब थे। बहाना क्या बनता है इस तरह के मौके पे, यानी इस पे क्या बहाना बना होगा आउट करने का? बस उनकी जो आपस में वो खान साहब ने भी बेसिकली उनको कहा था कि आप इस मामले पे बात ना करें। कोई पीटीवी का कोई इशू था, एमडी का था या शायद क्या था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। तो उस मामले पे उनको शायद ये कहा गया था कि इस मामले पे बात ना करें, बस करें। लेकिन स्टिल वो बाहर आए और उन्होंने आके गुफ्तगू कर दी। तो वो जो डायरेक्ट पॉइंट कर रही थी नईमुल हक की तरफ। तो फिर नईमुल हक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए थे और वो ऑलमोस्ट उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे ही थे। तो वो उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था। बल्कि एक टाइम पे मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की हुकूमत के जो नए तर्जुमान थे वो बाबर अवान बनने लगे थे। अच्छा, हाँ जी, ये तैयारी हो चुकी थी, पूरी तैयारी हो चुकी थी, कन्वे कर दिया गया था, सिर्फ नोटिफिकेशन होना था। फिर क्या हुआ? और इस बारे में हतमी तकरीबन चीज़ें तय हो गई थी। तो यहाँ तक ये भी डिसाइड हो गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होनी है और किस अंदाज से होनी है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन
वो फिर सीन ड्रॉप हुआ और उनकी जगह फिर वो फिरदौस आशिक अवान आ गई। बाबर अवान साहब को आउट कर दिया, हाँ। एक अवान ने एक दूसरे अवान को आउट किया। वो पता नहीं उनकी एंट्री कैसे हुई, मुझे अच्छा, नहीं ये पता। आपके लिए भी कहानी है कि वो एंट्री कैसे हुई? हाँ, ये लेकिन लोगों के लिए, सबके लिए हैरानकुन था, हैरान, क्योंकि आपकी तरह सबके लिए हैरानकुन इसलिए नहीं था क्योंकि ये चीज़ अभी आउट नहीं हुई थी। ये चंद एक लोगों को चंद पता था लोगों कि को पता बाबर अवान नए वज़ीर इत्तलात होंगे, नए वज़ीर इत्तलात होने वाले थे। बिल्कुल तकरीबन अप्रूवल हो गई थी। इमरान खान साहब और नईमुल हक ख़ास तौर पे उनकी फेवर में थे, नईमुल हक ज़्यादा फेवर में थे और नईमुल हक ने ही हमें ये चीज़ बताई भी थी, इंडिकेट कर दी थी कि फवाद तो नहीं रहेंगे, आउट है। तो वो उनकी जगह ये, तो ये इनमें वज़ीरों में लड़ते भी थे ये लोग, और आपको बुला के जर्नलिस्टों को और कहते थे यार ये फलां बंदा वहाँ पे अंदर। कैबिनेट में असद उमर की और फैसल वाडा की होती नहीं थी लड़ाइयाँ? हाँ, ये एक दूसरे को बहुत तल्ख बातें भी कहते थे। कैबिनेट में ये गुत्थम गुत्था भी हुए? नहीं, यहाँ तक रहे हैं, बस वो आर्गुमेंट, क्रॉस टॉक, इस तरह का। किसका तूती बोलता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में? यानी सबसे यार हुक्म इमरान खान के बाद इसका ही चल रहा है। जब नईमुल हक थे तब तक तो नईमुल हक का था। उनके जाने के बाद वो जो एक पॉलिटिकल गैप था ना, वो फिल नहीं हो सका। फिर तो जो कुछ भी था ऑल इन ऑल वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे। ज़्यादातर लोगों की जो फैसले नईम साहब भी ले रहे थे वो वाले फिर कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि वो वाला एक गैप रह गया। और उसको बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अब हमें इमरान खान तक उस तरह से एक्सेस नहीं रही जिस तरह से नईमुल हक के होते हुए होती थी। तो वो लोगों ने बड़ा शिकवा भी किया। गैप कौन ले गया? वो स्पेस किसने ली? किसी ने भी नहीं ली। वो बाद में आगे शहबाज गिल ने फिर आगे थोड़ा बहुत उसको कवर कर लिया था, या शहबाज गिल ने काफ़ी हद तक वो कर लिया था। लेकिन स्टिल बहुत टाइम तक लोग ये शिकवा करते रहे कि नईमुल हक के होते हुए चीज़ें ज़्यादा स्मूथ थी और उनको आसानी थी एक्सेस के लिए इमरान खान तक। तो नईमुल हक के साथ बहुत दोस्ती थी इमरान खान साहब की, लेकिन उनके जनाजे में नहीं गए। ये मिथ है, मुझे भी नहीं इसका सीरियसली पता। मैं समझता हूं, बड़े हैरान हुए होंगे बतौर इंसान के यार। ये मुझे लगता था कि उन्हें जाना चाहिए था। बिल्कुल, उनके बहुत ज़्यादा करीब थे, बहुत। उन्होंने दिन रात सुबह शाम। और ये जो है कि नईमुल हक साहब मामले खसूसी थे वज़ीर आज़म के, यानी फेडरल मिनिस्टर का तकरीबन उनका दर्जा था। और जब वो आखिरी मरतबा जा रहे थे एयरपोर्ट पे तो उनके साथ कोई नहीं गया। ये वाक़या इसी तरह ही है मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आखिरी जो उनके दिन थे ये इधर हमसे थोड़ा सा पास ही गुजरे हैं, मिनिस्टर इनक्लेव में उनका बंगला था। और यहाँ पर वो थे, बिल्कुल अलील हो चुके थे। और बल्कि ये मुझे इतला मिली किसी वाया से कि अब जो है ना बहुत कम दिन रह गए हैं, तो इसको ब्रेक भी किया जा सकता है ख़बर को। बट मैं इस हक़ में नहीं था कि ये ख़बर इस तरह से, बीमारी की खबर कि वो बहुत के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इस किस्म की खबर मैं ऐसे ही टीवी पे चलाऊं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, पता नहीं और कितना उन्होंने जीना। मैं ऐसे ही बोल दूं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो मैंने वो न्यूज़ नहीं एयर की थी। हालांकि बहुत ऐसे रिलायबल सोर्स से आई थी, मैंने नहीं ब्रेक की थी। तो फिर इमरान खान साहब उनको मिलने के लिए यहाँ पे आए। ठीक है, वो मिनिस्टर इनक्लेव में उनके बंगले में इमरान खान और शहबाज गिल आए। इमरान खान ने काफ़ी देर उनके पास वक्त गुजारा, उनके पास बैठे। उनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी आए और इमरान खान साहब ने उनकी तबीयत वगैरह दरियाफ़्त की। और उस वक्त इमरान खान को भी ये पता चल गया था कि नईमुल हक के पास वक्त अब कम है। तो जब ये कराची के लिए एयरपोर्ट पे गए, व्हील चेयर पे, तो पता चला व्हील चेयर पे कि पीछे से किसी ने उनके घर के ऊपर मामलात करने शुरू कर दिए। बेसिकली उनके अपने शहबाज गिल ने? नहीं, किसने किए? वो बेसिकली उनके कुछ लोग थे जो उनकी टेक केयर करते थे, जो उनके साथ रहते थे, उनकी टेक केयर करते थे। उनकी आपस में कोई ये चीज़ चलनी शुरू हो गई थी कि गाड़ी किसने रखनी है और ये किसने रखना है। तो उनके बेटे जो थे वो सिर्फ ये चाहते थे कि नईम साहब को लेके बस वो कराची पहुंचे, उनका इलाज वगैरह कराएं। यानी उनके अभी घर खाली, उनके मरने से पहले ही लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी थी। खबरें चली थी, मैं इनका शदीद गवाह नहीं हूँ, लेकिन बाद में भी कुछ लोगों से इस बात की लोगों ने गिल साहब की तरफ भी निशानदेही की कई बातों में। नहीं, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। लेकिन जो उनके टेक केयर करने वाले एक दो और लोग थे, उनके पास गाड़ी अभी भी है उनकी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी। हाँ, उनके बच्चों के पास नहीं है। उनके बच्चों के पास नहीं है। नहीं। और आपके लिए अपनी जगह पे एक पुरस्कार है कि खान साहब क्यों नहीं गए, क्योंकि ताल्लुक जितना था आपको लगता है हो सकता है उनकी कोई रीज़न हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चले जाते तो ज़्यादा बेहतर था। उनका बहुत करीबी दोस्त था, वो 35 साल की रफ़ाकत थी उनकी। नईम साहब भी अक्सर बताया करते थे, तो लेकिन नहीं गए। ये बताइए कि वज़ीर आज़म हाउस में एक ज़माने में कुछ कलरफुल से कपड़े बांध दिए गए थे, कोई ऐसा कुछ अमल होना शुरू हुए कहीं पे
कोई इस तरह की कोई बात कभी सुनी है ज़िंदगी में आपने? ना मैंने सुनी ना आप मैंने इतने देखी। मासूम क्यों हैं? मैं सीरियस बता रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ, अगर होता तो मैं डेफिनेटली बनी आपको गाला में बताता। कभी आपने इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं। या सुनी कि वहाँ पे कोई ख़ास अमल हो रहा है या कोई ख़ास किस्म के कलर के कपड़े बांधे गए हैं कलर कहीं शलर पे? वाली बात का तो मैं बिल्कुल बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ऐसी ना मैंने कोई बात देखी है ना मैंने सुनी है। बाकी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग बातें करते हैं। बहुत सारे लोग जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक कभी पार्टी के अंदर से किसी बंदे की बात नहीं सुनी आपने? नहीं, मुझे जो कोई पार्टी के अंदर से लोग इनके कहते रहे हैं। अच्छा, ठीक मुझे है। ये कलर वाली बात का बिल्कुल आइडिया नहीं। हो सकता है लोगों को लगे कि अब्दुल कादिर के साथ की बात नहीं करनी। नहीं, मैं तो खुद आता जाता रहता था ना, तो बात वो ना करते तो मैं तो खुद देख सकता था ना। हमारा तो कवरेज के लिए आना जाना लगा रहता था। अब इमरान खान साहब के ऊपर उनकी बेगम का सबसे ज़्यादा असर था, बुशरा इस बारे बीबी में का। लोग कहते हैं, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब खुद भी ये कहीं ना कहीं कह देते हैं कि मेरे मुर्शद जो है वो ये है। बुशरा बीबी हैं। हाँ, वो कह देते हैं। तो बुशरा बीबी से खाइफ भी तो होंगे सियासी लोग हो जाते हैं, क्यों नहीं होते? उनके अपने पार्टी के लोग इस बात का कभी कभी इजहार कर देते थे और कहते थे कि ये इस बीबी के पास कोई ऐसी ताकत है जो आम लोगों के पास नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस सिर्फ इतना था जो सुनी सुनाई बातों में आके कुछ लोग कह देते हैं ना कि जनाब ज़्यादा उनकी सुनते हैं, ज़्यादा उनकी करते हैं। वो मेरा ख्याल शायद नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये बहुत ही एक पर्सनल लेवल की एक चीज़ है, तो मैंने कभी भी इसमें ना तो इंटरफेयर करने की कोशिश की, ना कभी एज अ जर्नलिस्ट इसको डिग आउट करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ ये उनकी निजी ज़िंदगी का मामला है, इसमें जाना ही नहीं चाहिए। तो एक मरतबा तो ऐसे हुआ कि इंटरनेशनल एजेंसी के लोगों ने आपको पकड़ लिया और आपके साथ कुछ होने लगा था, तो इमरान खान बीच में आए, उन्होंने आपको छुड़ाया, ये वाकया क्या? वो जब अमेरिका थे हम, आपने तो खैर ऐसे बताया जैसे मोस्ट वांटेड कुछ होने लगा था ना। नहीं, वो एक्चुअली ऐसा था कि अमेरिका में जब उनका सेकंड विज़िट था, पहला वाशिंगटन में था, दूसरा उनका न्यूयॉर्क में था। तो जब हम न्यूयॉर्क गए, रोज़वेल्ट होटल में उनका क़याम था, तो वो जिस फ्लोर पे थे वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। गालबन 11th फ्लोर था या 12th फ्लोर था। सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। सीक्रेट सर्विस के जो लोग हैं वहाँ पे वो तैनात रहते हैं। ज़ाहिर बात है उनकी एजेंसीज़ के लोग के प्रोटेक्ट करना है ना, दूसरे मुल्क की शख्सियत आई हुई है और VIP शख्सियत है, तो बहुत सिक्योरिटी इमरान खान को दी हुई थी, होटल के नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं, हर जगह पे। तो उस फ्लोर तक कोई नहीं जा सकता था। तो हम रोज़वेल्ट होटल में तो आते जाते थे, चूँकि वहाँ पे और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आ रही थी इमरान खान को मिलने के लिए, तो हमने उनको तो कवर करना ही था। इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। तो बस ये भी था कि इमरान खान साहब से एक इंटरव्यू हो जाए छोटा सा, या इंटरेक्शन हो जाए कि उन्होंने UN में इतनी ज़बरदस्त स्पीच की है, पूरी दुनिया ने देखी वो स्पीच, तो जाने से पहले एक ज़रा सा बातचीत हो जाए। तो इस कोशिश में था, मैं 2-1 अटैम्प्ट कर चुका था और एक फ़ाइनल अटैम्प्ट की तरफ मैं था, तो खैर वो कामयाब हो गई और मैं उस फ्लोर पे चला गया, 11th फ्लोर पे या 12th था। तो इमरान खान साहब निकल रहे थे पाकिस्तान रवानगी के लिए, अपने रूम से निकल रहे थे। शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ थे आगे आगे, और मैं इतने में फ़्लोर पे पहुंच गया। तो इधर से खान साहब आ रहे हैं, इधर से मैं उनको देख रहा हूँ, और दरमियान में है सारी उनकी सीक्रेट सर्विस के लोग सारे। तो वो उन्होंने जब देखा कि एक अननाउन सा बंदा आ रहा है इसमें, तो वो उन्होंने नेचुरल जो उनका था, तो उन्होंने एकदम से रोकने की कोशिश की और पकड़ने की कोशिश की ना, कि ये कहीं कुछ कर ही ना दे आगे जाके। तो इतने में खान साहब भी अपने रूम से निकल के करीब आए, तो वो जब उन्होंने देखा कि इसको पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने उनको कहा है इंग्लिश में कि छोड़ो इसे, लेट हिम कम। तो वो उन्होंने फिर, जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, तो उन्होंने फिर फ़ौरन छोड़ दिया। तो फिर मेरे हाथ में ARY का माइक भी था, तो फिर उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने कहा हाँ बोलो, तुम बोलो। तो वो फिर थोड़ा सा बातचीत हुआ कि आप जा रहे हैं पाकिस्तान, स्पीच आपने की है, तो क्या तासुरात है। तो वो फिर उनसे थोड़ी चिट चैट हुई। वो आपने वहाँ पे बाकी रिपोर्टर्स भी यहाँ से कोई गया था ये कवर करने? हाँ, गए थे। तो वहाँ पे आपने क्या देखा जब वो कन्वेंशन हुआ था, जहाँ बड़ी तकरीर उनकी इमरान खान साहब ने, कितनी को गैदरिंग होगी या लोगों को क्या तासुरात थे उस वक्त? या वो दैट वाज मैसिव। वाशिंगटन में जो उनका जलसा था एरिना 1 कैपिटल में, वो बहुत मैसिव था। इसलिए भी कि जब मैं वहाँ पे गया, एंटर हुआ, तो वो हॉल खाली था। सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी और उनकी टीमें कुछ तैयारियां कर रही थे, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा था कि ये तो नहीं भरने वाला, ये तो बहुत बड़ा हॉल है। मतलब यहाँ पे हमने देखे हुए हैं हॉल, तो उनसे भी डबल ट्रिपल साइज़ का, और जिस तरफ देखो खाली पड़ा हुआ है, तो ये कैसे भरेगा, इतने ज़्यादा लोग कैसे आएंगे। ये लोग परेशान थे इमरान खान साहब की टीम? उनका तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं खुद से ये सोच रहा था कि ये तो फ्लॉप हो जाएगा, इधर इतने लोग नहीं आने लगे।
तो ये जो कौन सा एक पाकिस्तान है? जो एक इतनी तैयारियां हो रही हैं, जो पावर शो करने की कोशिश हो रही है, जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये शायद नहीं होने लगा। खैर हम वहाँ पे थे, 1:30 के करीब हम वहाँ पे पहुँचे। कुछ लोग बाहर थे, आहिस्ता 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 हम अंदर एंटर हो गए। फिर लोग आने लगे। कुछ कनाडा से बाई रोड भी आ रहे थे, कुछ और दूसरे मुल्कों से, कुछ अमेरिकन पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में। देखते 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 चंद मिनट्स में वो पूरा हॉल भरने लग गया हमारी आंखों के सामने। मैं उस वक्त अकेला ही था जो रिपोर्ट कर रहा था ARY के ऊपर लाइव, और किसी चैनल का कोई रिपोर्टर उस वक्त उसको कवर नहीं कर रहा था, उस इवेंट को। तो वो मैं दिखा रहा था और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में ARY के ऊपर उसको लाइव देख रहे थे। और वो बस चंद मिनट्स में ऐसा भरा हॉल के, फिर अनाउंस करना पड़ा कि अब हम डोर जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं इसके। रश बहुत बढ़ गया है, अंदर कैपेसिटी ख़त्म हो रही है, तो जो लोग अब बाहर हैं वो बाहर की स्क्रीन पे देखेंगे। लोगों का होगा कोई अंदाज़ा? 5-10 हज़ार लोगों का? नहीं, ज़्यादा होंगे। अच्छा। ज़्यादा होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो जितना हॉल था वो सारे का सारा भर गया। और उसने वाकई में इम्पैक्ट क्रिएट किया था उस वक्त की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी, कि खान के पीछे इतने ज़्यादा लोग तो वहाँ पहुंचे। पे लोगों के क्या जज्बात थे जिन लोगों से आप मिलते थे, बात करते थे, पूछते थे? वो तो नेचुरल, उस वक्त तो खान की वेव थी, लोग पागल थे, अभी भी है। लेकिन वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान से एसोसिएशन का इजहार करता है, वो आज भी करते हैं। आप कभी भी किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिलें, आपको बताएगा। तो वो जब वो अपने सामने देख रहे थे ये सारा कुछ होता, तो वो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की उनकी एनर्जी थी। बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। मैंने जितने PTI के जलसे वगैरह कवर किए हैं अभी तक, उनमें से कुछ जो बड़े बड़े जलसे हैं ना, मैसिव, जिनका इम्पैक्ट हुआ, उनमें से एक वो था। इमरान खान साहब की कौन से वो लोग हैं जिनके जाने के बाद इमरान खान साहब बहुत दुखी हुए होंगे कि यार इन लोगों ने, इनको नहीं जाना चाहिए था? शीरी मज़ारी। शीरी मज़ारी। बहुत, शीरी मज़ारी के जाने का उनको बहुत दुख है। अच्छा। बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह? मतलब बाकी भी तो लोग हैं, असद उमर हैं, बाकी लोग हैं। शीरी मज़ारी एक ऐसा थिंक टैंक है ना इमरान खान के पास, ऐसा थिंक टैंक था जो उनका जितना भी एक स्ट्रक्चरल काम है ना सारा, वो संभाल लेते हैं। लाइक बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि जो पेपर वर्क है, जो चीज़ ड्राफ्टिंग करनी है, जो चीज़ बनानी है, वो सारा काम शीरी मज़ारी के ज़िम्मे था। इमरान खान का ट्वीट ड्राफ्ट करना, इमरान खान का ट्वीट करना, इवन इमरान खान का ट्विटर अकाउंट उनके पास था। अच्छा। हाँ, शीरी मज़ारी ट्वीट करती थी इमरान खान के। कुछ इमरान खान खुद भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्वीट्स जो हैं वो शीरी मज़ारी खुद करती थी। सिर्फ वो उनको लिख के भेज देती थी कि मैं ये वाला ट्वीट ड्राफ्ट किया। तो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर भी थे इवन, तब भी शीरी मज़ारी के पास उनका अकाउंट था, अब नहीं है। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो तब भी लोग उनको व्हाट्सएप मैसेज और ये वो करते थे, साफ़ी वगैरह? हाँ। एक्सेस में थे उनकी? कुछ लोग कोशिश करते थे, फिर प्राइम मिनिस्टर उनको ब्लॉक कर देते थे। साफियों को क्यों? अनडाउन से लोग हैं ना, मतलब अगर कोई उनको बात बताने की कोशिश करे और यानी उस वक्त करता था, तो क्या वो आगे मैंने एक दो जर्नलिस्ट का मुझे पता है। हाँ, उन्होंने खुद बताया। हाँ, ऐसी बात कोई बताता नहीं है। दोस्त है ना हमारे। अच्छा। तो वो मजाक में पता चल गया ना कि किसी ने कोशिश की थी, किसी ने मैसेज करने की कोशिश की है कि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ये होना चाहिए, ये हो रहा है, हर बंदे का दिल करता है हाँ। बताने का। तो वो आगे प्राइम मिनिस्टर साहब ब्लॉक कर देते थे नंबर उनके। ये मैं अगर लास्ट में जनरल बाजवा के साथ भी किया था। तो बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है ना, सेट प्रोटोकॉल होता है कि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते। एक प्रोटोकॉल है कि वाया मिलिट्री सेक्रेटरी आप आएँ या वाया प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएँ। तो ये एक तरीकाकार है, एक रिक्वेस्ट करके आप मुलाकात का टाइम या जो कुछ भी है। तो अगर आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो अ काइंड ऑफ मेरा ख्याल रिस्क फैक्टर में चला जाता है कि कौन है, क्यों कर रहा है। तो इसलिए वो फिर फ़ौरन से ब्लॉक करते हैं कि इससे पहले कोई और मसला शुरू हो उनका। आपके बारे में एक आम तासुर है और इसको आप जिस तरह से भी इख्तलाफ करना चाहिए, या आप पीपल्स PTI की बहुत साइड लेते हैं या आप इनका एजेंडा बड़ा टो करते हैं। मुझे तो लगता है आप जर्नलिस्ट हैं, आपने तो वाकई क्या आप अंदर से बहुत पसंद करते हैं इमरान खान साहब को, और लगता है आपको कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थे वो? यार देखो, एक तकरीबन 9 साल तक मैंने कवर किया। लोगों के साथ अच्छे ताल्लुक़ बने, दोस्तियां भी हुई, आना जाना भी हुआ, मिलना जुलना भी हुआ। थोड़ा एक तो इतना तो मुझे मार्जिन दे के थोड़ा नेचुरल भी एक चीज़ है कि आपकी थोड़ी बहुत वाबस्तगी रहती हो जाती है जब आप इतना टाइम तक एसोसिएट रहे हो किसी के साथ। बेशक कवरेज में मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जर्नलिस्ट को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन की बेस पे जो जर्नलिस्ट के पास बराह रास्त आ रही हैं, एज ए जर्नलिस्ट मैं उनको विटनेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और जो आम लोगों के पास नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे अगर मैं कोई डिसीजन करके किसी साइड का इंतखाब करूँ या मैं किसी चीज़ को बैक करूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे
करनी भी पड़ेगी, करनी भी चाहिए, और मुझे लोगों को भी आगाही देनी चाहिए, बताना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे, अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है। और दूसरा एक मेन फैक्टर ये भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं जिसको कवर कर रहा हूँ दिन रात, मेरे पास उस हवाले से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है, उस हवाले से बाकी वालों से मेरे पास है ही नहीं, बाकी हवालों से मेरे पास इन्फॉर्मेशन का उस तरह से फ़्लो भी नहीं है। आना चाहिए, होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको बुरा भला कह के, गालम गलोच दे के या जलील करके ही करूँ। मैं नॉर्मल सीधी सीधी भी बात कर सकता हूँ। तो अगर मैं पीटीआई के बारे में कोई बात करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नून लीग को या पीपल्स पार्टी को गालियाँ दूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं उस बारे में बात कर लेता हूँ, और मुझे लगता है कि लोग जो सुनना देखना चाहते हैं मुझे वो बताना चाहिए। अच्छा, आप तो बड़े सीधे सीधे कह देते हैं ना यार, मैं तो देखिए उनके साथ लंबा अर्सा रहा हूँ, एसोसिएट हो जाता है बंदा ये वो। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, हमारे कई अपने दोस्त हैं, वो कहते हैं भाई बिकता ही है, हम ये बेच रहे हैं, मतलब अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। अगर आप उनसे कहें कि इमरान खान का नज़रिया ये वो, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है अगर कल को कोई और लीडर पॉपुलर हो या किसी और की को दिखाने से यूट्यूब पे व्यूज़ अच्छे मिले, डॉलर मिले, तो उनको दिखाएं। ये मेरी एक अपनी थिंकिंग है। क्या आपने ये महसूस किया या ऑब्जर्व किया? देखें, ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान में इमरान खान को देखने और सुनने वाले व्यूअर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दीगर पार्टीज़। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले बताया कि मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद ना व्यूज़ लेना था, ना डॉलर कमाना था, ना पैसा बनाना था। मैं जब स्टार्ट किया था मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं था कि एडसेंस या पैसे या डॉलर। मैं सिर्फ इस नीयत से आया था कि मैं पॉजिटिव, ब्राइट और मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर सकूं। मेरा दिल करता था कि यार इतना अच्छा हो रहा है, इतने अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। आप देख लें मेरे स्टार्ट के जितने भी सारे व्लॉग्स हैं, वो पॉजिटिविटी के ऊपर थे कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा दिल करता था कि मैं इसके ऊपर बात करूं। पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड पर्सन, मेरा दिल ही नहीं करता बात करने को। लेकिन स्नैरियो ऐसा बन गया कि वो मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया, वो सारी चीज़ें कहीं पीछे रह गई, बिल्कुल एक अलग स्नैरियो डेवलप हुआ। तो वक्त के साथ साथ चीज़ों का पैटर्न बदला, आपका कंटेंट बदला, तो वो साथ साथ फिर रजीम चेंज के बाद चीज़ें आपके सामने हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर भी बात करना पड़ी। कोई पॉजिटिविटी रही नहीं, क्या किसके ऊपर बात करें और क्या दिखाएं। नहीं, लेकिन ये जो मैंने बात की कि कई यूट्यूबर्स सिर्फ और सिर्फ नज़रिए को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे करते हैं, ये काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आपके अपने पसंदीदा सहाफ़ी कौन है? मैं आपकी तारीफ़ नहीं करना चाहता मेरे अलावा नाम ले, मैं आपके सामने बैठा हूँ। यार एक टाइम पे मुझे नदीम मलिक ही है ना, समा से जो है, हाँ जी। मुझे उनकी गुफ्तगू बड़ी बैलेंस लगती है। वो धीमे लहजे में बड़े काम की बात कह के निकल जाते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ अरसे से मैंने देखा कि वो थोड़ा सा थोड़ी सी करख्तगी आई है। एक टाइम पे मेरे वो फेवरेट हुआ करते थे, और जो जिनके बारे में मैं सबसे ज़्यादा मतलब आप बगैर किसी राय के, तो वो तो अरशद शरीफ साहब। उनके साथ उनको तो मैं उनके साथ आप तो एक ही चैनल में थे। वो तो मतलब बहुत सारे लोगों का एक वो शख्स आइडियल रहा है ना। वो तो एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी के नाम का एक बहुत बड़ा ब्रांड था। जितनी मेहनत से, जितनी लगन से, जितनी नीयत से वो बंदा अपना प्रोग्राम करता था, कंटेंट करता था, मैंने नहीं देखा। बहुत सारे और भी एंकर्स करते हैं प्रोग्राम, लेकिन जो उसका रिसर्च वर्क था, जो उसकी प्रोड्यूसर टीम थी, जिस तरह से वो कंटेंट निकालते थे। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक पीटीआई के ही एक ओहदेदार का उन्होंने स्कैंडल निकाला, और उसके ऊपर वो प्रोग्राम करना शुरू हो गए, बैक टू बैक। तो उससे वो पीटीआई ओहदेदार परेशान था कि मेरे तो पीछे पड़ गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कोशिश करें, आपके तो अच्छे दोस्त हैं, ज़रा हाँ कि कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। उनका ये कहना था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे बारे में कोई गलत इमेज है या गलत तासुर है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे लगता मुश्किल है जिस नेचर के वो हैं, लेकिन स्टिल मैं बात करके देख लूँगा। तो अरशद साहब आए, तो मैंने उनको एज़ इट इज़ जो मैसेज था वो पहुँचाया कि जी मुझे ये मैसेज मिला है, अमानतन पहुँचा रहा हूँ आप तक, फ़ैसला आपका। अगर आप कहें तो मैं सिटिंग अरेंज कराता हूँ, आप बैठ के बात कर लें। तो उन्होंने कहा कि इस केस पर अभी मैंने जर्नलिज़म शुरू ही नहीं की है, अभी तो मैंने तहकीकाती काम या इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म इस केस में शुरू ही नहीं की, तो ये हाल है। और वो कह रहे कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, और मेरा मैसेज दे दो कि ये काम नहीं रुकेगा,
ये एज़ इट इज़ मेरिट पे चलेगा, और वो फिर चलता रहा काफ़ी देर तक। तो मैंने फिर उनको बता दिया था कि भाईजान ये ऐसे बैठ के मामला हल करने वाला नहीं अब तो मेरे को उनकी बेटी भी आपके साथ आ गई है। हाँ बिल्कुल, आशा शरीफ उन्होंने साहब ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल ज्वाइन कर लिया। उनके साथ एक सीटिंग हुई थी, बड़ी एनर्जेटिक हैं और उनका बड़ा दिल है इस फील्ड में आगे आने का। बल्कि उन्होंने पूछा कि जो उनकी फ़र्स्ट अपीयरेंस थी वो ठीक थी, मतलब इसमें उनको लगता कि, तो आई सेड कि मैं तो खुद, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो खुद उनकी फ़र्स्ट अपीयरेंस देख के थोड़ा मुझे लगा कि यार इनमें तो मतलब हम तो बहुत बार बार रिपीट करते थे, जब पहली दफ़ा कैमरे का सामना करना पड़ता था तो भूल जाते थे, रिपीट करते थे, और उन्होंने वन गो में वो सारा कुछ किया, तो उनमें स्पार्क तो है। तो आजकल वो आ रही हैं यार वही में, अल्लाह करे उनको अच्छा फ्यूचर हो। तो आप ये AR पे ये इमरान खान साहब की तस्वीर वगैरह क्यों नहीं दिखाते? आप दिखाते हैं? मैं तो पॉडकास्ट में दिखाता हूँ। नहीं, आप अपने शो में इमरान खान का नाम दिखाते हैं या बीप लगाते हैं? मैं नहीं दिखाता, प्रोड्यूसर करता है जो करता है। कौन सा प्रोड्यूसर? मेरे प्रोड्यूसर। अच्छा, तो आजकल मजबूरी है कोई? नहीं, सबको पता है ना यार कि अब तो वैसे ही ओपन है, ओपन सीक्रेट है कि हाँ जी, ओपन सीक्रेट है। लेकिन इससे व्यूअरशिप तो कम होती है चैनल की। डेफिनेटली जो इमरान खान का व्यूअर है, जो देखना चाहता है उसको, वो फिर ऑल्टरनेट सोर्सेज की तरफ जाता है। तो इमरान खान का जो वोटर है वो इनको इमरान खान से बदजन होके परवेज़ खटक या जहांगीर तरीन इनकी तरफ जाएगा आपके ख्याल में? मुझे नहीं लगता। कभी नहीं। थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ जाएगा, जो लीडरशिप है ना वो तो जा सकती हैं, लेकिन वोटर इतनी जल्दी बनाना, वोटर बनाने में बड़ा टाइम लगता है। ये कोई आसान काम नहीं है कि आपने कोई पार्टी बनाई और सारा वोटर आपके पीछे चल पड़ा। आपका जो पर्सनल वोटर है, इवन वो भी सोचेगा कि आपके पीछे जाना है या नहीं पार्टी का वोट छोड़ के, तो ये उनके लिए मुश्किल ज़रूर होगा। तो जो इस तरह के थिंक टैंक इनके पास से चले गए, तगड़े लोग चले गए, तो पीछे पार्टी किस तरह से चलेगी? यही इमरान खान से मैंने पूछा था, मैंने कहा जी 2 क्वेश्चन हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहे हैं कि आपसे पूछने ही पूछने हैं। उसका जवाब भी बताया ना। हाँ, नंबर 1 के क्या इमरान खान वापस आ सकते हैं, कोई चांस है? नंबर 2 के क्या PTI लड़ सकेगी इलेक्शन, या इनके पास लोग बचेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? तो वो उनका एक ही जवाब है, आप बेशक उनसे 40 बार पूछे, वो कह रहे हैं कि जिस तरफ आवाम खड़ी हो जाए उसको नहीं आप हरा सकते, उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते। और आपका अपना बिलीव क्या है? मेरा बिलीव, क्योंकि आप हकीकत पसंद आदमी हैं, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो वो जो मैंने आपको कही ना स्टार्ट में बातें कि एक्सेप्टेंस वाला जो माहौल है, जब तभी नहीं है एक्सेप्टेंस वाला माहौल। अभी जाहिर बात है हालात थोड़े ख़राब हैं, माहौल थोड़ा, मैं कोई मायूसी की बात नहीं करना चाहता, आवाम के चाहने से ही हर चीज़ अगर इस मुल्क में होती तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। हकीकत पसंदाना बात यही है, लेकिन इमरान खान साहब का ये बिलीव है कि आवाम मेरे साथ है तो हम आएंगे और पावर में वापस भी आ सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, लेट्स सी आगे क्या होता है। 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदारी इमरान खान पे या PTI पे आती है आपके ख्याल में? तहकीकात साबित करेंगी। नहीं, लेकिन आपकी एक जर्नलिस्टिक भी तो सेंस होती है ना, वो सेंस क्या कहती है कि ये लोग इश्तिहाल में आगे इनसे ये गलती होगी, ये सोची हुई एक साजिश थी, ये क्या है? वक्ती गुस्सा था, क्या था? जज्बात का एक मुनासिब तरीके से इजहार नहीं था, ये क्या था ये आपके ख्याल? स्टिल मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात होकर गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैंने हमें पता भी चल रहा है, आप नाम भी बताएं, तो हमें आपकी गुफ्तगू से पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। मैंने इस बारे में सोचा भी है, काफ़ी सोचा कि गलती कहाँ पे हुई इमरान खान के। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैप हो गए, मतलब ट्रैप होना क्या बहुत आसान है कि इतनी जल्दी से ट्रैप हो गए। पार्टी को कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉपर साजिश, मुनज़्ज़म साजिश, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुनज़्ज़म साजिश अगर है तो इसके सबूत, इसकी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती। तो अदालत के जो फ़ैसले आ रहे हैं इस हवाले से, अदालत के फ़ैसले ये कह रहे हैं कि ये सोचा समझा साजिश किया हुआ मंसूबा नहीं था। दूसरी साइड से क्लेम आ रहा है कि नहीं, ये इसके सबूत हमारे पास हैं। तो आवाम को कन्विंस करने के लिए या बताने के लिए मेरा ख़्याल है कि इसकी जामे तहकीकात जब तक ना हो जाए, सबूत आवाम के सामने ना रखे जाएं, तब तक किसी के बारे में भी कोई बात, मैं तो आपका अंदाज़ा क्या कहता है कि ये वक्ती गुस्सा था इनका PTI का और वो पता नहीं चला और हो गया? ये नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वक्ती गुस्सा था और पता नहीं चला और हो गया। ये इसका मतलब तो यह है ना कि डायरेक्ट कसूरवार हैं ये, कि पता नहीं चला और हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी है, कुछ कई एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, देन किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। और इसको
जो है अनअटेंडेंट नहीं छोड़ना चाहिए। इसका किसी ना किसी तरह से कंक्लूजन होना चाहिए। अगर कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर कोई बेकसूर हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। पीटीआई की ऑफिसेज का क्या हालचाल है? जहाँ पे आप जाते थे रौनकें थी, लोग बैठे होते थे, लीडरों से मिलने के लिए लंबी लाइनें थी। कहाँ? ओवरसीज़ पीटीआई के जो ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज, हाँ, या इवन लाहौर वाली उनकी रिहाइश गाह खाली या पड़े हुए बनी, ऑफिसेज, बिल्कुल खाली पड़े कोई हुए। चक्कर नहीं। भाई इक्का दुक्का कोई टेक केयर करने वाला, या कोई जिसने कोई बहुत ज़रूरी काम से जाना आना है वो, वरना तो बहुत रश रहता था ना, लोग मिलने जुलने आ रहे हैं, टिकट होल्डर आ रहे हैं, तो पार्टी के अहदेदारान बैठे हुए हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले पीटीआई के ऑफिस से हो गया हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लेकिन मनसूख हो गई। वहाँ पे खाली बोर्ड लगे हुए हैं, ये सेंट्रल सेक्रेटरी का कमरा है, अंदर कोई नहीं बैठा हुआ, ये जनरल सेक्रेटरी का कमरा है, अंदर कोई नहीं बैठा हुआ, ये पूरा ऑफिस खाली पड़ा हुआ है। तो इस तरह है, रौनक शौनक अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। सारे लोग, इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि सारे दबे सहमे छुपे डरे अभी फ़िलहाल बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हालात के बेहतर होने का। तो हालात कब बेहतर होंगे उसका सबको इंतज़ार है। तो इमरान खान की इस वक्त की जो उनकी ताकत है वो उनके वकला है। हाँ, एट द मोमेंट तो यही लग रहा है, अवाम और उनके वकला वो रिलाई करेंगे ज़्यादा वकला के ऊपर, क्योंकि अभी उनके साथ जो मिलने जुलने वाले लोग हैं वो सिर्फ वकील ही बाकी बचे हैं। तो इस्लामाबाद से क्या आवाज़ें आ रही हैं आपको? इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, कैद में रखा जाएगा, इलेक्शन ऐसे करवाए जाएंगे, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं आपको? क्रूशल घंटे गुजर रहे हैं अभी जब हम बात कर रहे हैं इस हवाले से, उनकी नाअहली के हवाले से, तो बस चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल करीब पहुंची हुई हैं, ऐसे कि बस किसी भी टाइम कोई डिसीजन आ सकता है। पता नहीं जब आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो उस टाइम पता नहीं क्या हालात हो, पता नहीं क्या हालात हों, तो इसलिए हवा तो उनकी नाअहली की तरफ जाती नज़र आ रही है। कोशिश भी बहुत सारी जगहों से ऐसी है कि बस किसी तरह से जल्दी से डिसीजन हो जाए, और इमरान खान साहब भी रेडी हैं इसके लिए। वो कहते हैं नाअहल करें या जेल में डालें, मुकाबला आपको लगता है ये जितने बड़े एंकर्स हैं, हामिद मीर साहब हैं, सलीम साफ़ी साहब, इस तरह के, ये बाइस्ड हैं इमरान खान के हवाले से? तलत हुसैन साहब हैं, इनमें से कुछ लोग हैं बाइस्ड हैं, और उनको क्या आपको लगता है कि वो ज़ाती गुस्सा है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। करप्ट नहीं है? नहीं, ये करप्ट नहीं है, किसी ने पैसे नहीं दिए, नहीं, मैं किसी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन मेरी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग यही है। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी जगहों पे ना आपको पता चलता है कि यार ये कहीं कहीं हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड हो के आप इतना ज़्यादा अगले को डिग्रेड करना शुरू करें और सिर्फ वही चीज़ें आप बताएं लोगों को कि जनाब ये देखें ये कितना दुनिया का बद किरदार और बुरा आदमी है, सारी गलतियाँ सारी कोताहियाँ इसमें हैं, और बाकियों के बारे में आप लबकुशाई भी ना करें, कोई बात ही ना करें, कुछ कहें ही ना, इतना कुछ हो जाए और आपकी खामोशी, और उधर ज़रा सा भी कुछ हो तो आप चीख पुकार शुरू कर दें, फेफड़ों का पूरा जोर लगाएं। तो यहाँ पे आपको लगता है कि बैलेंस आउट हुआ है? बहुत ज़्यादा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू फॉर अब्दुल कादिर साहब की बातों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, आपको अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी जैसा भी लगा आप फीडबैक दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इंशिस में कुछ बेहतरी लें। अपने मेज़बान फरूख उड़ाइच को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।